अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल की जो जंग है उसमें नई चीज़ें आई हैं कुछ सामने। उसमें जैसे कि ये है कि जो बाइडन और बिन्यामिन नेतन्याहू की बातचीत हुई है और उसमें नेतन्याहू इस बात पे एग्री कर गए हैं कि 4 घंटे का हम रोज़ाना एक पॉज देंगे जिसमें हम कोई बमबारी नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे, ताकि उस दौरान जो नॉर्थ गज़ा से साउथ गज़ा लोग जा रहे हैं वो आराम से जा सकें, बगैर डरे जा सकें कि उस दौरान उनकी तरफ से कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अगेन जो असल टेररिस्ट हैं हमास के, उनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ गज़ा से साउथ गज़ा जाने वाले सिविलियंस को हमास भी रोक रही है। क्योंकि हमास की शुरू से पॉलिसी है कि सिविलियंस की बीच में रह के, उनके घर में बीच में छुप के वहाँ से वार करते हैं, और अगर सिविलियन नहीं होंगे तो हमास वाले इजीली टारगेट हो जाएंगे। और इज़राइल के पास भी फ्रीडम होगी बमबारी करने की, कि पता होगा कि यहाँ पे सिविलियन नहीं है। इसीलिए आज तकरीबन 1 महीना हो गया इज़राइल ने वार्निंग दी थी कि नॉर्थ गज़ा से सिविलियन साउथ गज़ा चले जाएं। आज 1 महीना हो गया, वो प्रोसेस इसलिए नहीं हो पा रहा। हज़ारों लोग जा चुके हैं, लेकिन हमास रुकावटें डालती है और हमास नहीं चाहती कि सिविलियंस जाएं। इज़राइल ने बेशक अब 4 घंटे का पॉज दिया है, लेकिन उसका नाजायज़ कोई फ़ायदा ना उठाए हमास, ये देखना होगा। अजीज़ दोस्तों, एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि 1973 में जब इज़राइल अरब वार हुई थी, सऊदी अरब के बादशाह उस वक्त किंग फैसल होते थे, जो मोहम्मद बिन सलमान के ताया हैं और आज के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बड़े भाई। और ये एक ही माँ से थे दोनों भाई, क्योंकि सऊदी अरब के जो फाउंडिंग किंग थे, किंग अब्दुल अजीज़, उनकी कई शादियाँ हुई थीं और कई शादियों से कई बच्चे अलग अलग माँओं से पैदा हुए थे, जिसमें सुदेसी ख़ानदान की जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वीन थी जो किंग अब्दुल अजीज़ की, उससे कई बच्चे पैदा हुए थे। और उनमें 7 भाई जो थे वो हमेशा इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहे, जिसमें किंग फैसल सबसे बड़े थे और किंग फहद भी उनके सगे भाई थे। फिर प्रिंस सुल्तान जो लॉन्ग टाइम डिफेंस मिनिस्टर रहे थे और किंग अब्दुल्ला के डेप्यूटी भी थे, क्राउन प्रिंस जो गुजर गए, वो भी इनके सगे भाई थे। ये किंग सलमान जो हैं लॉन्ग टाइम रियाज के गवर्नर थे, वो भी उनके भाई थे, सगे भाई किंग फैसल के। और किंग सलमान के एक और भाई भी थे शायद, प्रिंस फवाद, जो कि मक्का के गवर्नर रहे थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहे थे। तो किंग फैसल ने 1973 की वॉर में ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, अमेरिका को, यूरोप को, पूरी दुनिया को। और उन्होंने ऑयल वेपन यूज़ किया था कि हम ऑयल बंद कर देंगे, जिसके जवाब में अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे ऑयल फील्ड पे बमबारी करेंगे। याद रहे कि किंग फैसल के ज़माने में सऊदी अरब की कोई मिलिट्री पावर नहीं थी। सऊदी अरब बिल्कुल ही मिलिट्री पावर नहीं थी। इवन मुझे याद है कि लेट 70s में जब मक्का पे कुछ बागियों ने कब्ज़ा कर लिया था हरम शरीफ पे, तो उस वक्त किंग खालिद थे शायद, हाँ किंग खालिद थे उस वक्त। तो किंग खालिद ने पूरी दुनिया में रिक्वेस्ट की थी कि कोई आके इनसे खाली कराए, और मक्का में हरम शरीफ में फायरिंग करने से दुनिया भर की फ़ौजियों ने मना कर दिया था। फिर एक ही है दुनिया में बहादुर फ़ौज, पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी, जो सिविलियंस को मारने में उनका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने फिर ये टास्क पूरा किया था। तो किंग फैसल ने ऑयल रोका था, जिसके जवाब में अमेरिका ने धमकी दी थी। और एक मशहूर है ये बात, आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं, कि किंग फैसल ने कहा था कि तुम बमबारी करो, हम खजूरों पे, हमारे एंसेस्टर जो थे वो खजूरों पे ज़िंदा रहते थे, हम भी खजूरें खा के ज़िंदा रहेंगे।
लेकिन हकीकत यह है कि 73 की वॉर अरब बुरी तरह से हार गए थे और ऑयल फिर शुरू हो गया था, और फिर इसके बाद आरामको की प्रोडक्शन में सऊदी अरब को मेजर हिस्सा मिलने लगा था, जिससे सऊदी अरब फिर डेवलप करना शुरू किया। आज की तारीख में ईरान, तुर्की और पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क सऊदी अरब पे प्रेशर डाल रहे थे कि तुम वही ऑयल वेपन यूज़ करो और बोल दो कि हम पेट्रोल बंद कर देंगे एक्सपोर्ट। तो सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हम ऑयल को एज ए वेपन यूज़ नहीं करेंगे गज़ा में सीज़ फायर के लिए। सऊदी अरब के मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह ने कहा है कि सऊदी अरब अभी भी इज़राइल के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए तैयार है, बस ये है कि फ़लस्तीन इशू का कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकल आए। और फ़लस्तीन इशू का पीसफुल सॉल्यूशन उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप हमास की ताकत को नहीं तोड़ेंगे, हमास के टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। बेंयामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि अब हम गज़ा में जंग ख़त्म भी हो जाएगी तो इसके बाद भी इज़राइली आर्मी अब गज़ा की सिक्योरिटी देखेगी टू मेक श्योर कि अब वहाँ पे हमास या कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने पाँव ना जमा सके। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन दूसरी बार मिडिल ईस्ट आए हैं जंग शुरू होने के बाद, और उन्होंने कई लोगों से मुलाकातें की। इसमें पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मीटिंग हुई उनकी, और उसमें उन्होंने कहा है कि जंग ख़त्म होने के बाद, हमास के ख़त्म होने के बाद गज़ा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी हमास की ये महमूद अब्बास की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में रूल कर रही है, वो गज़ा में उनका बड़ा रोल होगा। और कहने का मतलब यही है कि इसी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गवर्नमेंट थी जब इज़राइल पैलेस्टाइन एग्रीमेंट साइन हो गया था गज़ा में भी और वेस्ट बैंक में भी, लेकिन 2006 में हमास ने ब्रूटली अटैक करके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को निकाल बाहर किया था और बंदूक के ज़ोर पे गज़ा के इलेक्शन जीते थे। तब से हमास वहाँ पे कंट्रोल कर रही है। तो अब ऑब्वियसली जब वहाँ हमास नहीं होगी तो वापस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होगी। महमूद अब्बास ने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। हम ज़ाहिर है वहाँ पे तैयार हैं अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए, लेकिन पहले ये देखना होगा कि हमास के बाद, इस जंग के बाद अब पैलेस्टीनियन कॉज की क्या पोजीशन है। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली गज़ा और वेस्ट बैंक को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, और सीज़ फायर इस वक्त सबसे ज़रूरी है। सीज़ फायर होगा तो मेडिकल सप्लाई, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल सब चीज़ें सप्लाई हो सकेंगी। लेकिन मसला ये है कि अगेन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मुसलमान कुरान की बताई हुई इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि सारे यहूदियों को ख़त्म कर दो। जब तक आप वो नफ़रत अपने बच्चों को ये पढ़ाना बार बार कि यहूदियों के को दुनिया भर से ख़त्म करना है, यहूदियों के बग़ैर दुनिया को बनाना है, तब तक आप इस जंग को ख़त्म नहीं कर सकते। ये ज़रा हमास के फाउंडिंग मेंबर के बेटे मुसब हसन यूसुफ के बेटे से ज़रा सुनिए। There are a bunch of movements coming forward in the West, angry in the streets, protesting. Some call themselves pro-Palestine, some call themselves free Palestine. Others say end occupation. What occupation are you talking about? Do you mean end Israel and give Hamas what they want? Give Hamas weaponry, territory, soldiers, army, so they can mess more with the global security? Are you totally blind? How can't you see the things in common between the West and Israel?
And how can't you see the violence and the brutality of Hamas movement? Or it's your hatred. You have nothing to do with Palestine, you're just projecting hatred and inflicting emotional pain on the Jewish people as they mourn a modern day Holocaust? Do you think this is how you help Palestine? There is no such a thing as Palestine. Palestine what? Yasser Arafat Palestine? PLO Palestine? PA Palestine? Hamas Palestine? Islamic Jihad Palestine? What Palestine are you protesting for? You have no idea what you're talking about. I am being emotional. I have the right to be emotional. Because I speak on behalf of the children. As a Palestinian child, as a child of the land, I qualify to talk about the subject. But you have no idea what you're talking about. You never been there. You did not live the pain of that land. So what are you protesting against or about? What is your problem? Let me be clear. This war will go the way we want it to go. Your opinion doesn't matter. Even if you were a majority, you don't matter. Not in this war. It's not your business. You protest against your politicians in London, in Paris, everywhere, wherever you want. That's your business. But in the Middle East, we deal with business the Middle East style. The Middle East style. We are going after Hamas leaders, and we're going to kill all of them. And nobody can get in the way. Those are criminals. Those are terrorists. They have lots of blood on their hands. Hamas prisoners in Israeli prisons must be executed. We are going to destroy Hamas infrastructure. And that's the answer for their brutality. There is no way around it. As you see, I'm not politically correct. I'm not your type. And I will not be. This act of Hamas did not only bring the wrath of Israel against Gaza, it brought the wrath of God. And you will see God in action. अजीज दोस्तों, G7 के ग्रुप की तरफ से एक ईरान को कहा गया है कि ये हमास की सपोर्ट बंद करें। G7 जिसमें अमेरिका, यूके, जर्मनी, कनाडा, इटाली, फ्रांस और जापान हैं, इन्होंने ईरान को कहा है कि तुम मिडल ईस्ट में अरब कंट्रीज़ को डीस्टेबलाइज करने की मुसलसल जो कोशिशें कर रहे हो, कभी हमास को सपोर्ट करते हो, कभी हिजबुल्ला को और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट ग्रुपों को जो तुम सपोर्ट करते हो, वो बंद करो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सख्ती से उसको जवाब दिया है कि तुम इज़राइल की बैकिंग बंद करो और इज़राइल जो टेररिज्म कर रहा है और जो जेनोसाइड कर रहा है उसको रोको, हम बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। तो ये मामला भी लेट सी कि कहाँ तक जाता है। अमेरिकन जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल चार्ल्स ब्राउन ने कहा है कि इज़राइल की हमास के ख़िलाफ़ जो जंग है वो एक बहुत ही मुश्किल जंग है और ये एक लंबी जंग है। इज़राइल को इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखनी होंगी क्योंकि ये जंग बड़ी लंबी चल सकती है। नेटवर्क हमास के टेररिस्ट का तोड़ना बहुत ही एक मुश्किल काम है और वो मुश्किल काम इसलिए है कि हमास ने गज़ा के अंडरग्राउंड में 500 किलोमीटर लंबी टनल्स बनाई हुई हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आप हैरान होंगे कि लंदन की जो अंडरग्राउंड मेट्रो है जिसको ट्यूब कहते हैं वो 100 माइल भी नहीं है। आप सोचें, हमास ने गज़ा में 500 किलोमीटर की इतनी लंबी चौड़ी टनलों का एक जाल बनाया है जिसमें एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसमें लाइटिंग है, जिसमें अलग अलग कमरे बनाए हैं जगह जगह पे, गोडाउन और ऑफिसेज और कमांड सेंटर्स
अटैकिंग के लिए, मिसाइल छोड़ने के लिए जगहें निकाली गई हैं। पिजन होल होता है ना, जैसे ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे सुराख हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्ज़िट पॉइंट्स हैं। इतना एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के आपने इतना ज़बरदस्त एक सिस्टम बनाया, यही बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के आप गज़ा में मेट्रो डाल सकते थे। शायद दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो होती है। आप यही बिलियंस ऑफ डॉलर इस काम में लगाने के बजाय इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि आधे से ज़्यादा गज़ा के लोग जॉबलेस हैं। आप वहाँ पे कोई प्रॉपर इंडस्ट्री लगाते, आपने तो टेररिज्म की इंडस्ट्री लगाई ना। अगर आप यही बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते किसी इंसानों वाले काम में, किसी इंडस्ट्री में, जिससे फ़लस्तीनियन को रोज़गार भी मिलता, उनकी ऑफिशियल इनकम भी बढ़ती, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकते थे। लेकिन इन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई और फ़लस्तीनी भी इस पर कुछ नहीं बोलते रहे। ये तो नहीं है कि ज़मीन में कोई किसी ने अपने घर के पीछे खड्डा खोदा है। 500 किलोमीटर की टनलें बनाने में पूरा गज़ा इन्होंने खोदा है। फ़लस्तीनियों को नहीं पता था क्या? फ़लस्तीनियों ने कभी हमास से सवाल किया कि तुम ये टेररिज्म करने के ऊपर इतना माल लगा रहे हो, इतनी एनर्जी लगा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, जिसका नतीजा यही निकलना है कि इजराइल ने और वेस्ट ने मिलकर तुम्हारे हमको पूरा सबको बर्बाद करना है। तो आज जो मासूम फ़लस्तीनी कहते हैं, वो उस वक्त कहाँ थे जब ये टनलों का जाल बिछाया जा रहा था? क्यों फ़लस्तीनी सिविलियंस के लिए बंकर नहीं बनाए जैसे इजराइल में बनाए हैं ना? इजराइल ने बंकर। क्यों एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें नहीं बनाई? क्यों उस तरफ तवज्जो नहीं दी? बिलियंस ऑफ डॉलर हमास के लीडर्स की जेब में गए। मतलब बिलियन डॉलर किसको कहते हैं आप अंदाज़ा लगाएं। 1000 मिलियन डॉलर 1 बिलियन में होते हैं। इनके हमास के लीडर प्राइवेट जेटों में सफ़र करें, महलों में रहें, और वो भी विदेश में, सेफ कंट्रीज़ में। इनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस करें, और इधर इन्होंने वो पैसा भी नहीं लगाया जो पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड से फ़लस्तीनियों के लिए मदद आती थी, वो खा गए। और वो बिलियंस ऑफ डॉलर अपने घरों में भरे हैं। अगर ये फ़लस्तीनी कोस से, भाई देखें, दुनिया में आप जंग से किसी बड़ी सुपर पावर से तो नहीं जीत सकते ना। आप पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग तो करें। जैसे सऊदी अरब अब अपने आप को जंगों से दूर करके एक स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है। नियोन शहर बना रहा है जो न्यूयॉर्क से कई गुना ज़्यादा बड़ा शहर होगा। ये फ्यूचरिस्टिक सिटी, पहला सिटी प्लान हुआ है पूरे सऊदी अरब में। दुबई में आप देखें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपनी पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं। जब हम 70s में सऊदी अरब में थे तो वहाँ उनको बिल्कुल ही इनकी एजुकेशन नहीं थी। इन्होंने अपनी पूरी एक दूसरी जनरेशन है, 70s के बाद तीसरी जनरेशन है जिसको फुली एजुकेट किया है। ये आज के मॉडर्न टाइम्स की तरफ अपनी पब्लिक को लेके जा रहे हैं, अरबियन गल्फ के। ठीक है, इनके पास पैसा है, लेकिन विल है ना। पैसा तो ईरान के पास भी है ना, पैसा तो इराक के पास भी था। ईरान और इराक भी इतने ही पेट्रोल वाले कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनके पास विल नहीं थी, वो गलत तरीक़ों पे चल पड़े थे। अगर आप अपने फ़लस्तीनी अपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते, अपनी इकोनॉमिक डेवलप करने की कोशिश करते, अपने बच्चों को एजुकेट करते और स्ट्रांग हो जाते और शराफत से रहते, पीसफुली को एग्जिस्ट करते, क्योंकि को एग्जिस्टेंस नहीं है मुसलमानों में। यूरोप अमेरिका में भी अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। वो एसिमिलेट नहीं होते। जब तक आप एसिमिलेट नहीं होंगे तब तक आप कुछ दुनिया में करने के काबिल नहीं रह सकते। तो वही फ़लस्तीनियों ने भी रास्ता इख्तियार किया कि हमास को करने दिया जो करते रहे और चुपचाप सपोर्ट करते रहे। भाई कल मैंने वीडियो दिखाई थी अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर, हमास दिखा रहा है बड़ी स्क्रीन पे कि हमने इजरायली सिविलियंस का साथ ये किया, तो तालियां मार रहे थे और वीडियो बना रहे थे। उस वक्त उठ के उन्होंने हमास से सवाल किया कि तुमने जो ये किया, हमें वीडियो दिखा रहे हो, अब क्या हो रहा है ज़रा ये भी बताओ, तुम्हारी वजह से हो रहा है, उससे तुमने अचीव क्या कर लिया ये बता दो सिर्फ। कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के साथ किया, उससे
फ़लस्तीनियों को क्या अचीव हुआ? तबाही, बर्बादी। 11,000 फ़लस्तीनी मर गए, ये मर गए। जिम्मेदार कौन है? क्या हमास 7 अक्टूबर का कांड ना करता तो क्या इजराइल ये सब करता? रिटेलिएशन है ना भाई। एक किसी ने वो बनाया हुआ है मीम कि एक शेर सो रहा है, बंदर उसको डंडा मारता है। फिर बंदर का शेर क्या हाल करता है, ये तो फिर बंदर को सोचना चाहिए ना कि मैंने डंडा मारा तो मेरी शुरुआत है। तो उस वक्त फ़लस्तीनी क्यों खुशियां मना रहे थे? तो कहने का मसला ये है कि हमास को और फ़लस्तीनियों को, जैसे अभी इसने बताया मुसब बिन यूसुफ के बेटे ने, आपने वीडियो देखी, कि ये जो नफ़रत अंदर है ना वो आपको ख़त्म करनी होगी। और ये रूल खाली इधर अप्लीकेबल नहीं है, हर जगह अप्लीकेबल है। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे कहीं भी है। आप अपने लोकल कंट्रीमैन, पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, जो क्रिश्चियन रहते हैं, वो हज़ारों साल से उधर रहते हैं ना। आप उन लोगों के खिलाफ अपने बच्चों को मदरसों में ये एजुकेशन शुरू से देते हैं नफ़रत की, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो आपके मुसलमान नहीं हैं। यही फ़लस्तीन में हो रहा है, यही दूसरे मुसलमान देशों में हो रहा है। इवन इंडिया में मुसलमानों को यही तालीम दी जाती है ना कि यहूद व हनूद तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर दफा हो जाओ भाई, फिर बैठे काय को इधर। या तो तुम मेजॉरिटी में हो तो पाकिस्तान की तरह माइनॉरिटी का सफाया कर दोगे, नहीं हो तुम मेजॉरिटी में, हो भी नहीं सकते कभी भी। तो जो हमास ने किया उसका नतीजा भुगत रहे, वही चीज कर रहे हैं भारत में मुसलमान के लीडर्स। तो रिटेलिएशन फिर होगा तो अब दुनिया डिफरेंट है भाई, और आज का इंडिया भी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमास का जो नेटवर्क है उसको तोड़ना ज़रूरी है। ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, वेरी लेंथी जॉब, वेरी एक्सपेंसिव जॉब। इज़राइल को सब्र के साथ करना होगा। इज़राइल जब तक अब हमास की ताकत नहीं तोड़ता, जब हमास से गज़ा को साफ नहीं करता, नज़र नहीं आता कि इज़राइल अब इस जंग को रोकेगा। हो सकता है एक आध महीने में रुक भी जाए, लेकिन अब इज़राइल बमबारी इतनी नहीं करेगा जितनी ग्राउंड फोर्सेस का काम है अब, कि इन टनलों में घुस रहे हैं। इजरायली फौजी अब टनलों में भी घुस रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ और सफाया कर रहे हैं। इतना लंबा नेटवर्क है, इसको ख़त्म करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अजीज दोस्तों, धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। आप सब दोस्तों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली भी आ रही है और ये है कि हम सब के लिए ये शुभ दिन और शुभ घड़ियां लेके आए और सबके दिलों में, घरों में खुशियों की बरसात हो। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।